नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की टेक्स्ट बुक का पार्ट 8 राजा का हिस्सा पढ़ेंगे। बच्चों, जो आदर्श राजा होता है वो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल मतलब प्रजा को प्यार करने वाले। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। वो खुद ही अपने राज्य में घूमा करते थे, कभी किसी को भेजते नहीं थे कि यहाँ जाके पता करके आओ कि मेरी प्रजा सुखी है कि दुखी है। वो खुद ही घूमते थे और जहाँ उनको लगता था कि कोई दुखी है तो उसकी वहीं पर ही जैसे हो सकता था वैसे मदद किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि खेत जोतने का काम किसका है? बैल का है। लेकिन इस किसान के पास एक ही बैल था, या तो एक बैल से तो खेत नहीं जोत सकते थे। तो उसने क्या किया था, दूसरी तरफ बैल की दूसरी तरफ उसने अपनी पत्नी को बैल की जगह लगा रखा था। ठीक है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत ना जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। अब राजा ने किसान से पूछा कि उन्होंने स्त्री को क्यों लगा रखा है बैल की जगह। तो राजा जब किसान से बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसान अपना काम छोड़कर उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। वो अपने काम में ही लगा हुआ है और वो ये भी बोलता है कि अगर अगर मेरे से बात करनी है तो मेरे साथ चलते चलते काम करो। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से वे से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। राजा भोज जो थे वो किसान की इस तरह से काम में लगन को देखते हुए वो बहुत तो प्रभावित तो हुए, लेकिन उसको समझाने लगे कि इस तरह से स्त्री से काम ना करवाए, नहीं तो वो दूसरा काम नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। किसान ने क्या कहा कि मतलब मैं अब तुम्हारे साथ जाऊंगा और बैल लेकर आऊँगा, तब तक मेरा काम रुक जाएगा। इससे अच्छा तुम ही मुझे अपना बैल ला कर दे दो। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा, मतलब राजा ने बोला कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी को वहाँ रथ तक भेज दो, वो मेरी पत्नी से बैल लेकर चली आएगी, तब तक मैं उसकी जगह पर ये हल में जुत जाऊंगा। ठीक है। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय तो दिया, तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। जब राजा जी ने अपना परिचय दिया किसान को, तो किसान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि इतना बड़ा इंसान आके मेरे से बात कर रहा था और मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। अब जब राजा ने जिस खेत को जोता था वहाँ पे क्या हुआ था,
मोती निकल कर आए थे और बाकी सब जगह बहुत अच्छी फसल के गेहूँ निकल के आए थे। तो किसान इसको देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने क्या किया, उसने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा को देने के लिए चल दिया, क्योंकि ये राजा का हिस्सा था। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की राजा से। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो बच्चों, आपको भी ये पाठ इसी तरह से अच्छे से रीड करना है, समझना है। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ है प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी, स्वयं खुद, यथासंभव यानी जो संभव है, भ्रमण घूमना, अत्याचार जुल्म, पुनः फिर से, दोबारा, थकावट थकना, कमज़ोर, निर्बल अशक्त, दिक्कत बाधा, परेशानी, उम्दा किस्म यानी उत्तम प्रकार। ठीक है, तो बच्चों आपको ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों? भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो किसने कहा था? यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। दूसरा है प्रश्न, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था। तीसरा वाक्य है, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी। चौथा वाक्य है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह भी वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का शिकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। पांचवा वाक्य था, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। ठीक है, अब ये आपका प्रश्न 2 है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। इस बच्चों आपको इसको समझना होगा। ठीक है, जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, वो शब्द आपको ध्यान से पढ़ना है। लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, संयुक्ताक्षर है इसमें। जब एक आधा अक्षर पूरे अक्षर में जाके मिलता है तो संयुक्ताक्षर बोलते हैं। इसमें द्य आधा द प्लस य मिलकर बना है, तो बन गया विद्यालय। दूसरा है, भिखारी द्वार पर खड़ा है, द्वार के नीचे रेखा खींची हुई है। संयुक्ताक्षर है द्व बना है आधा द प्लस व यानी पूरा व से, तो बन गया पूरा शब्द द्वार। तीसरा है, यहाँ शुद्ध घी मिलता है, संयुक्ताक्षर शब्द है ध जब हम बोल रहे हैं तो इसमें द और ध की दोनों का स्वर आ रहा है, तो द आधा है प्लस ध, तो बन गया शुद्ध। चौथा वाक्य देखेंगे, अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, संयुक्ताक्षर न, ह और प्लस न, तो चिन्ह। पांचवा है, एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था, संयुक्ताक्षर शब्द है ब्राह्मण का हम, तो ह आधा है प्लस म, ब्राह्मण। छठा वाक्य है, बनवीर का उद्देश्य राजगद्दी पाने का था, संयुक्ताक्षर शब्द है द यानी आधा द और पूरा द। ठीक है, तो इसमें बन गया उद्देश्य। अब हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। अब हम आगे प्रश्न करेंगे, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं। तो किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है।
तीसरा प्रश्न है आपके गांव में के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती हैं? तो उत्तर है इसका, मेरे गांव के आसपास में रबी की फसल ज़्यादा होती है। इस फसल में गेहूं, जौ, चना और सरसों पैदा होती है। चौथा प्रश्न है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर है इसका, किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वह तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाता है। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगा। यह आपके ऊपर बच्चों निर्भर करता है कि आप क्या इसमें लिखेंगे, लेकिन जो मैं लिखवा रही हूँ वो ये उत्तर है। किसान बनने से अनेक लाभ हैं। गांव की हवा शुद्ध होती है। पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल मिलता है। अपने खेत में पैदा की गई ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती हैं। अनाज बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। अपनी पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं। गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधाएं नहीं हैं। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। छठा प्रश्न है, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में, क्यों? यूँ तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार, सस्ती और सुरक्षित है, अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूँगी। सातवां प्रश्न है, पशु हमारे मित्र हैं, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्वाध्याय की ओर। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? उत्तर है, राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। दूसरा प्रश्न है, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? उत्तर है, राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तीसरा प्रश्न है, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? इसका उत्तर है, किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास पैसे नहीं थे। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई ना होती तो बुवाई कैसे होती, और बुवाई नहीं होती तो किसान को अन्न ना मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। अगला प्रश्न है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? उत्तर है, किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। पांचवा प्रश्न है, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान को जब पता चला कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह कोई नहीं, स्वयं राजा भोज हैं, इसलिए जब राजा ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। छठा प्रश्न है, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनको स्वीकार कर लें। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों को स्वीकार किया। सातवां प्रश्न है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी स्त्री को जोत कर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहें।
अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। अब प्रश्न 2 है बच्चों आपका, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो राजा भोज के बारे में हम लिख सकते हैं। उत्तर है, राजा भोज धरा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजा वत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। फिर आगे है आपका प्रश्न 3, सही जोड़े मिलाइए। मुहावरे दिए हैं और दूसरी तरफ अर्थ दिया है, तो आपको मुहावरों को सही अर्थ से मिलाना है। तो पहला मुहावरा है आपका आँख खुलना। आँख खुलना का सही अर्थ है सही बात का ज्ञान होना। दूसरा है आँख लगना, एकदम से सो जाना। आँख चुराना, सही बात से टल जाना। आँख दिखाना मतलब क्रोध करना। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आँखों में चमक आना, प्रसन्न होना। अब अगला प्रश्न है 4, उपयुक्त मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। जो भी हमने वाक्य अभी सही अर्थ से मिलाए हैं उन सब का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है आँख खुलना, व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आँख खुल गई। दूसरा है आँख लगना, बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई। तीसरा है आँख चुराना, कुछ कारण जरूर है इसलिए वह मुझसे आँख चुरा रहा है। आँख दिखाना, ज़रा सी गलती होने पर ही आप मुझे आँख दिखाने लगे। आँखों का तारा होना, उदय अपने माता पिता की आँखों का तारा है। अगला है आँखों में चमक आना, प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आँखों में चमक आ गई। अब हम अगले पेज पे आएंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए हैं जो कि विशेषण हैं, ये किसी की विशेषता बता रहे हैं, ऐसा हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे आपको शब्द दिए हैं, एक प्रजावत्सल, बड़ा, होनहार, मीठा, मेहनती। तो अगर हम एक शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आपको उदाहरण में दिया है, किसान के पास एक बैल था। ठीक है, तो ये बैल की विशेषता हो गई कि एक था, लेकिन एक शब्द विशेषण हो गया। दूसरा है प्रजावत्सल, आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है, यानी जो अच्छा राजा होता है वो प्रजा प्रेमी होता है। तो राजा की विशेषता बता दी प्रजावत्सल, और प्रजावत्सल शब्द विशेषण हो गया। तीसरा शब्द है बड़ा, रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। चौथा शब्द है होनहार, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। अगला शब्द है मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। यहाँ पे स्वर की विशेषता बता दी गई, मीठा। छठा शब्द है मेहनती, भारत के किसान मेहनती हैं। तो किसान की विशेषता बता दी मेहनती, और मेहनती शब्द विशेषण हो गया। ठीक है, अब आपको अगला प्रश्न दिया है प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। आपको इस चित्र के बारे में बताना है और लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर हैं। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। ध्वजा मतलब एक झंडा फहर रहा है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है। कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत हैं। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधों पर बालियां हैं। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हसिया है, हसिया जिससे हम फसलें काटते हैं। दूसरे खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस तरह से ये सचमुच एक गांव का दृश्य लग रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको इस पाठ का अभ्यास करवाया है। अगली वीडियो में मैं आपको इसका PDF भेजूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।